हेलो गाइज, वेलकम टू वीके ज्ञान हब। 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं उनके लिए मॉडल सेट साइंस का मैं लेके आया हूँ, जिसमें 80 क्वेश्चन हैं। और ये ऑफिशियली बिहार सरकार जो अपने साइट पे डाउनलोड किया है, वहाँ से मैं आपके लिए लेके आया हूँ और इसका आंसर मैं आपको करके मैं बताऊँगा। तो जो भी बच्चे हैं वो बहुत उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है और उम्मीद है कि अगर इसमें से अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका रिजल्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अब जो भी वीडियो मिले तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। मैं क्वेश्चन का आंसर आप लोग मन में सोच रहे होंगे, तब तक मैं ये भी बता दूं कि आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और पूरे 80 क्वेश्चन में आप अंत तक बने रहिए और सब क्वेश्चन का आप आंसर खुद से कॉपी पर नोट कीजिए और उसके बाद लास्ट में आप क्वेश्चन को काउंट करके और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हुए। और चलिए डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन के साथ हम ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कि इसमें से किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो जी इसका आंसर है बी यानी कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है इसको ऋणात्मक लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो बताइए लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, यानी कि एफ बराबर r/2, या इसको एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कि r बराबर 2f। तो जो भी आपके एग्जाम में जैसा ऑप्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक। ऑप्शन दिया है हवा, जल, शीशा और हीरा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि हीरा। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है आपका 2.42 होता है। आपसे ये भी पूछे तो आप ये भी बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या है। तो यहाँ दिया है ऑप्शन में कि 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर और कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे क्योंकि 25 तो सब में है, लेकिन मीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर में ध्यान देगा। तो इसका एग्जैक्ट सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजारने के फलस्वरूप जो होता है पश्चात सबसे कम झुकता है। तो बताइए इसमें बैगनी, नीला, लाल, पीला और हरा इसमें दिया हुआ है। बैगनी, नीला, लाल और पीला ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बताइए प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम कौन झुकता है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि जो लाल होता है इसका जो विचलन होता है बहुत कम होता है और बैगनी का विचलन बहुत ज़्यादा होता है। अगर पूछेगा आपसे कि कौन सबसे ज़्यादा झुकता है तो उसका आंसर हो जाएगा बैगनी, और सबसे कम झुकता है कौन, तो लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस का उपयोग करके हम ठीक कर सकते हैं। ऑप्शन हमने दिया है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी, इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस। दोस्तों इसका आंसर होगा ए, यानी कि निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन में दिया है चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और इनमें से सभी पर। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी पर, क्योंकि एक चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो चालक की लंबाई बढ़ने पर भी बढ़ती है और उसके क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो भी प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी और उस चालक पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर रहती है। इसलिए हमारा आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो बताइए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। वाट, वाट घंटा, यूनिट और ओम। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा, अब बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा वाट। वाट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। और 1
वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड, यानी 1 जूल प्रति सेकेंड को हम 1 वाट कहते हैं। तो आपसे 1 वाट ना देके 1 जूल प्रति सेकेंड भी कह सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, बताइए। 3.6 गुणे 10 के पावर में दिया हुआ है आपको यहाँ पे 3 और जूल सब है। तो इसका आंसर मैं बता ही दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी, एग्जैक्ट होगा। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होगा इसका आंसर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आप सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद अपना आंसर बताएंगे। विद्युत जनित्र, यानी जनित्र का मतलब होता है जनरेटर, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ऑप्शन बी है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और ऑप्शन सी है कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। और हरे विद्युत रोधन तार वाला प्रायः विद्युतमय तार होता है। तो इसमें बताना है कि कौन सत्य नहीं है, यानी कि इसमें 3 सत्य है और एक इसमें से गलत है, जो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो इसमें से डी हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा गलत है, यानी कि यहाँ पे, यानी कि इसका आंसर हमारा होगा डी, हमारा आंसर होगा डी। लेकिन यहाँ पे ये है जो डी नंबर है जो गलत होता है, यानी विद्युतमय तार जो होता है वो हरे रंग का नहीं होता है। बाकी वो तीनों सही है कि विद्युत जनरेटर होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में माइकल फैराडे ने बताया था आपको। और ये भी सही है कि विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और ये भी सही है कि विद्युत चुंबकीय रेखा परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। तो यहाँ बताइए क्या होगा। चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि मध्यमा में यहाँ पे ध दिया है, मध्यमा में यहाँ पे ध दिया है, तो इसलिए हमारा यहाँ भी है विद्युत धारा, इसलिए ध से धारा, यानी कि इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बने रहिए लास्ट तक, बहुत ही मजा आएगा। और इस क्वेश्चन अगर आप इतना सेट कर लेते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और अवश्य आप अच्छे मार्क करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो बताइए क्या होती है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा निश्चित नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये होता है जो आपका दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बने रहिए अंत तक। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है, बताइए। यूरेनियम, सोडियम, कार्बन और इनमें से सभी। इसमें से बताइए नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत। तो मैं आपको बता दूं कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो है यूरेनियम है। यूरेनियम एक रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है, इसके नाभिक स्वतः टूटते रहते हैं और ये मैं बता दूं कि बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, एनर्जी देता है, इसलिए ये ऊर्जा का स्रोत है। बने रहिए लास्ट तक, है ना। जो एग्जाम वीडियो छोड़ के भागेगा वो तो पछताएगा ही, और जो वीडियो में बने रहेगा, है ना, उनका तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे और एग्जाम में भी अच्छे मार्क लेके आएंगे। चलिए कह रहा है कि कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है, यानी कि दिया है CaOH का होल ट्राइस, CaO, CaCO3 और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बताइए इसमें कली चूना का सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों कली चूना का सूत्र होता है CaO, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि बुझा हुआ चूना। ऑप्शन ये है जो बुझा हुआ चूना है। और ऑप्शन सी है जो संगमरमर का सूत्र होता है, और यह है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 80 क्वेश्चन हम आपसे कराने जाने रहे हैं, पूरे 80 क्वेश्चन का ये सेट है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो बताइए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन दोनों, ओजोन। तो बताइए इसमें से क्या होगा। ऑप्शन नंबर आप बताइए कि इसमें से क्या होगा। तो 15 का होगा बी, यानी कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। NaCO3 Na2CO3 इंटू 10H2O, CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3। तो बताइए इसमें से बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, ये जो बी है इसको धोने वाला सोडा कहते हैं, और ये आपका जो है
बुझा हुआ चूना कहते हैं और CO3 को चूना पत्थर या संगमरमर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कह रहा है कि निम्न कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी गया है, पूछा भी जा चुका है। तो बताइए कि कौन सा पदार्थ होता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यह अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो नीले लिटमस पत्र को जो लाल करता है वो अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको मैं बता दूं कि आप इसको ट्रिक याद करेंगे, इसका ट्रिक होता है अनीला। क्या होता है? अनीला। अनीला का मतलब होता है कि अ से अम्ल, अम्ल जो होता है वो नीले को लाल कर देता है। और आप दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि दूसरा आप ट्रिक इसका याद रखेंगे कि छालानी। दूसरा याद रखेंगे आप छालानी। छालानी, छलानी का मतलब ये होता है कि जो क्षार होता है वो लाल को नीला करता है। तो इसलिए ये ट्रिक याद रखेंगे, एग्जाम में आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी का पीएच वैल्यू कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 7, 8, 9 और 10.5। तो बताइए कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10.5। चलिए बहुत बढ़िया, आप गर्त करते रहिए और लास्ट में आंसर अपने से लिखते रहिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधातु है जो चमकीला है? आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन और सिलेनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन जो है यानी कि ऑप्शन नंबर ए आयोडीन है, जो अधातु होते हुए भी चमकीला है। ऐसे हम जानते हैं कि धातु सभी चमकीले होते हैं, लेकिन ये आयोडीन अपवाद में आता है, एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हम लोग 20 कर चुके हैं। निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो बताइए इसमें से क्या होगा। तो इसमें जो है सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है, सबसे अत्यधिक क्रियाशील। अगर सोडियम नहीं दिया हुआ था, इसके जगह पोटेशियम दिया होता तो पोटेशियम हमारा सही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन परमाणु 2, 6, 3, 4। ऑक्सीजन का आपको पता है कि इसका होता है परमाणु संख्या 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,6 होगा, यानी कि बाह्यतम कक्षा में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो बताना है आपको कि ब्यूटेनॉन जो होता है ये क्या होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, एल्कोहल होता है। तो बताइए इसका क्या होगा। तो ब्यूटेनॉन जो होता है इसका जो आपका सूत्र होता है C4। इसका जो सूत्र होता है मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आप बताइए कि जो होता है C4 H8 और CO। इसका जो होता है ये सूत्र होता है, यानी कि ये जो है हमारा CO जो होता है ना, CO कीटोन होता है, यानी कि इसका आंसर होगा। यहाँ पे देखेंगे कि नॉन भी लगा हुआ है और कीटोन में भी ओन लगा होता है, तो इसलिए ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मज़े से आपको बनाते रहिए और बहुत मज़ा आने वाला है, और आपके एग्जाम में तो मतलब पूछे इसी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप इसको बने रहिए, एकदम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि 80 क्वेश्चन हमें कराना है, तो आप लोग देर करके इसको भागेंगे नहीं, क्योंकि जो रुकेगा वो पाएगा, जो भागेगा वो पछताएगा। तो जी हाँ दोस्तों बने रहिए। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? यानी कि पूछ रहा है कि नाइट्रोजन के 2 अणु के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं। तो मैं बता दूं, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रोजन के बीच जो होता है ट्रिपल बॉन्ड की साझा होती है, यानी कि जो इसका हमारा आंसर होगा वो त्रिबंधन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो बताइए एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है। दिया है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-1 और CnH2n-2। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यानी कि एल्किन का सामान्य सूत्र होता है बी। ये जो यानी कि इसका आंसर होगा बी। एक्चुअली डिस्कस करते हैं। ये जो है एल्किन का सूत्र होता है, ये एल्किन का सूत्र होता है, और ये एल्किल का सूत्र होता है, और ये एल्किन का सूत्र होता है। एल्काइन सॉरी, ये होता है जो आपका एल्काइन होता है, और ये जो होता है एल्काइल होता है, KYLE एल्काइल होता है, और ये जो है आपका ये एल्किन का सूत्र होता है, एल्किन। और ये जो ऑप्शन ये नंबर है ये एल्केन का सूत्र होता है, एल्केन। तो आप इसको कर लेंगे वहाँ, क्योंकि स्क्रीन पर जगह नहीं बच रहा है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होगी? अवर्गों दिया है, सॉरी इसको यहाँ पे काट लेंगे। वर्गों की संख्या पूछ रहा है कि कितना होगा, 7, 8, 9 और 18। तो बताइए इसमें कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो होती है, यानी कि जिसने जो मोस्ले ने दिया है
उसका उसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो इसमें वर्गों की संख्या जो है अवर्गों, यानी नहीं, यहाँ पे जो देखिए, अगर यहाँ से मैं बता दूँ, अगर यहाँ से आपसे पूछेगा कि उसमें आवर्त कितने होते हैं, तो आवर्त पूछेगा तो आपका 7 होगा, और आपसे पूछेगा कि वर्ग कितने होते हैं, तो वर्ग इसमें 18 है, तो इसको आप आवर्त कर दीजिए। आवर्त है, तो अगर ये आवर्त है तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 7। ठीक है, इसको आप लोग कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। और वर्ग पूछेगा तो ये होगा 18 आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। बढ़ जाता है, घट जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, और इनमें से डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसके साइज में क्या होती है, घटता है। साइज में क्या होता है, उसका जो हमारा होता है वो घटता है, सॉरी घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर जो होता है उसकी परमाणु संख्या बढ़ती है, और परमाणु संख्या बढ़ती है इसलिए उसका आकार भी बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो बताइए इसमें से पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा सी, यानी कि जो लाइपेज होगा, लाइपेज जो होगा वसा इमल्सीकृत का पाचन करता है। नेक्स्ट, सामान्य प्रकुंचन जो होता है, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। यहाँ से कह रहे हैं कि सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है। तो आप बताइए 80 mm, 100 mm, 120 mm, और ऑप्शन डी है 130 mm। तो बताइए इसमें से सही कितना होगा। तो इसमें आपका जो सही होगा 100 जो होगा 20 होगा, क्योंकि जो हमारा बीपी होता है, जो रक्तदाब होता है 120/80 होता है, जो mm होता है, तो इसलिए आपका प्रकुंचन 120 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। बताइए, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्र द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो बताइए इसमें क्या होगा, यानी कि बना हुआ अगर भोजन पूछेगा तो भोजन जो होगा वो फ्लोएम के द्वारा, अगर पूछेगा कि जल किसके द्वारा होगा तो वो जाइलम के द्वारा होगा, यानी इसका जो आंसर होगा हमारा बी हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को दर्शाता है। बताइए कुछ कौन इसमें है, जो गेहूँ, गुलाब, धान, इनमें से सभी। तो बताइए इसमें से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी, यानी कि जो बी होगा कायिक प्रवर्धन को दर्शाता है। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि किसी की टहनी को अगर तोड़ देते हैं तो वो टहनी भी लग जाती है, इसको कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका होगा कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है, यानी कालाजार बीमारी होती है किसके कारण होती है, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो लेशमानिया और अमीबा तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसका जो कालाजार बीमारी होती है वो लेशमानिया की वजह से होती है, और प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया होती है। इसके द्वारा आपसे पूछेगा कौन सी बीमारी होती है, तो ये होती है मलेरिया। कौन सी होती है, मलेरिया होती है, यानी हमारा आंसर पूछा है यहाँ पे कि कालाजार, तो कालाजार का ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा द्विलिंग पुष्प है, यानी जिसमें द्विलिंग पाए जाते हैं, कौन सा है। दिया है गुलाब, लौकी, पपीता। तो यहाँ का हमारा आंसर होगा गुलाब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, आँखों में, नाकों में, कानों में। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 33 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कर चुके हैं, इसका होगा नाकों में, यानी कि मानव में घ्राणग्राही होता है किसमें, नाकों में, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली हम लोग 33 क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे भी बने रहिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे सबको इससे लाभ मिल सके और आप भी लाभ लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। और आगे क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। देखिए एक सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है। ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है कि जो हम जिसको अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं उसको ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं। जैसे किसी को मतलब आंखें खोलना, आंखें बंद करना, हाथ पैर चलाना, ये हमारी इच्छा के अनुसार होता है। लेकिन कुछ ऐसी विक्रियाएं होती है जो हमारे न चाहते भी हो जाती है। जैसे भोजन का पचना, हम चाहकर भी उसको रोक नहीं सकते हैं। मन को कंट्रोल करना, श्वसन इत्यादि। तो यहाँ कह रहा है कि ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है, किससे नियंत्रित होती है। तो बताइए इसमें से किससे नियंत्रित होती है। प्रमस्तिष्क, मेडुला पोन्स, अनुमस्तिष्क से।
तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ए, यानी कि प्रमस्तिष्क से जो होती है इच्छी क्रिया नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। बताइए, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, किसके द्वारा होती है? अब बताइए इसमें से क्या होगा कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होता है पीयूष ग्रंथि से। किससे? पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आप सभी को पता है, ये तो आसान क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? XY, XX, XX और XY दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं दोस्तों वो क्या होता है? XX। और आपसे पुरुष में पूछ दें तो पुरुष में जो होता है, यानी कि पुरुष में जो पूछे तो XY होता है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय कचरा है? तो बताइए, प्लास्टिक, थर्मोकोल, पॉलीथीन, टिश्यू पेपर, इसमें से कौन है? यानी कि टिश्यू पेपर जैव निम्नलिखित का मतलब होता है कि जो आपका गल जाए, तो इसका होगा टिश्यू पेपर। नेक्स्ट, आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त क्लिप निम्न में से कौन है? तो बताइए, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, इनमें से सभी। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इनमें से डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त क्लिप निम्न में से है। तो कम उपयोग भी हो सकता है, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग भी हो सकता है। आप ऑप्शन लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, सबका आंसर आप अपने मन से लिखते चलिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम में आपका गलती करने का बहुत कम चांसेस रहेगा। तो इसलिए वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, साथ साथ आप अपने पेन और पेपर से आप ऑप्शन अपने हिसाब से आंसर करते रहिए और उसके बाद इसका डिस्कस देखिए और तब लास्ट में काउंट करके और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? यानी बताइए इसमें से मलेरिया किसके वजह से होता है, यही इसमें से पूछ रहा है। तो हमने पहले ही बताया हमने कि मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? यानी कि किसमें से सबसे अच्छा ऊर्जा आता है, ये पूछ रहा है। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोमास। तो बताइए इसमें से क्या होगा? तो इसका ऊर्जा का स्रोत होगा, आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, यानी कि बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो चलिए हम पहले ही बता चुके हैं कि सल्फर में परमाणुओं की संख्या, तो सल्फर का परमाणु संख्या जो होता है 16 होता है, और 16 होता है तो इसका जो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 6 होगा, यानी बाह्यतम में 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो बताइए 2, 3, 4, 5 कितनी होती है? तो यहाँ पे 4 होती है। 2 गो दायां नीले और 2 गो है ना बायां नीले बायां आलिंद, दायां नीले दायां आलिंद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हम लोग देखते हैं, इसका आंसर होगा मृतजीवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? यानी कि जो हाइड्रोकार्बन होता है, यानी हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उसका हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रो संतृप्त में आता है मीथेन। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इथिन। क्या बोलते हैं? इथिन बोलते हैं। तो हमारा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब बताइए ऑप्शन में दिए अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए इसमें से क्या होगा? तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। नेक्स्ट, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? यानी कि
किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है? अवतल, उत्तल, कभी अवतल और कभी उत्तल बेलनाकार लेंस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी। आपसे पूछेगा दीर्घ दृष्टि दोष तो उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस। इसका आंसर बी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? हाँ, अमीबा जो होता है, अमीबा कोई संरचना नहीं होता है। तो बताइए अमीबा से तो क्वेश्चन, अमीबा की जो स्ट्रक्चर होती है लगभग कुछ इस प्रकार से होती है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि भोजन कैसे पकड़ता है, तो यहाँ पे इसका दो कुटपाद होते हैं जिसको द्वारा भोजन पकड़ता है, यानी इसका जो आंसर है सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? बताइए इसमें से कौन सा एंजाइम? पिप्सिन, एक मिनट, थोड़ा सा ये हो गया क्वेश्चन, अभी हाँ आ गया, पिप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। बताइए इसमें से कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? तो बताइए इसका आंसर होगा जो लाइपेज होगा, यानी कि सी जो होता है लाइपेज जो है वो वसा एंजाइम पर क्रिया करता है। नेक्स्ट, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? बताइए इनमें से एक मिनट में, क्वेश्चन थोड़ा ये हो गया, हाँ बताइए कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय, अवायवीय, ए एवं बी दोनों। तो वायवीय श्वसन उसको कहते हैं जो वायु की अनुपस्थिति में होती है, सॉरी हवा की उपस्थिति में होती है उसको वायवीय, और हवा की अनुपस्थिति में होती है जिसको अवायवीय बोलते हैं। तो अधिक ऊर्जा ये कह रहा है, तो अधिक ऊर्जा के लिए आपको चाहिए वायवीय। क्या चाहिए? वायवीय में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? वीडियो को लाइक करते रहो, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहो, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य दोस्तों को भी पता चले और उनको इससे लाभ मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख रहे हैं, मछली का श्वसनांग है, यानी कि मछली कैसे श्वसन करती है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ट्रेकिया से, गिल से, त्वचा से और फेफड़ा से। तो बताइए किससे करती है? तो मछलियाँ जो होती है गिल से अपना श्वसन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोस्ले के द्वारा दिया गया है। तो इनमें से जो तत्वों का आवर्त सारणी होते हैं, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आकार या घनत्व। तो यहाँ पे जो होगा आधुनिक आवर्त नियम पूछ रहा है। अगर मेंडलीव का पूछता तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन यहाँ मोस्ले वाला पूछ रहा है, आधुनिक पूछ रहा है, तो आधुनिक पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमाणु संख्या पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारें क्या कहलाती है? तो ये तो बहुत ही ईजी है, 36 कतारें है जो आवर्त कहलाती है, और ऐसे इस प्रकार से होती है। इसको हम लोग आवर्त कहते हैं, ये पूरा 7 गो होता है, और इस प्रकार जो होती है इसको वर्ग बोलते हैं, ये पूरा 18 गो होता है। इसके हम पीछे भी इसका डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे के फ्राइंग पैन की जंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जो हम उसमें लगाते हैं, बताइए क्या लगाते हैं? तो इनमें से सभी लगाकर हम उसको बचा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सोडियम और एक होता है पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, दोनों को आसानी से चाकू द्वारा हम लोग काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? जी हाँ, बताइए कौन सा गैस जो होता है चूने के पानी को दूधिया करता है, यानी कि उजला कर देता है? दिया है Cl2, SO2 और CO2 और O2। तो बताइए इसमें से इसका आंसर क्या होगा? यानी कि जो दूधिया कर देगा वो होगा CO2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बस अब हम अपने टारगेट की ओर पहुंचने ही वाले हैं, बहुत करीब है। बने रहिएगा, छोड़ के नहीं भागिएगा, क्योंकि छोड़ के भागोगे तो फिर तुम्हारा नंबर कटने वाला है, इसलिए आप बने रहिए। तो यहाँ पे दार्दरिक नहीं होता है, टार्टरिक होता है। तो टार्टरिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है? टमाटर, संतरा, सिरका और इमली। तो बताइए जो टार्टरिक अम्ल होता है वो किसमें होता है? तो इमली में पाया जाता है। किसमें? इमली में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिप्सम का सूत्र क्या होगा? हाँ बताइए जिप्सम का सूत्र क्या होगा? इसका मैंने वीडियो भी बना के अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड किया है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने सभी इम्पोर्टेंट सूत्र और उसकी जो कार्बनिक ये यौगिक है उनके सूत्रों को मैंने यहाँ पे लिखा है।
तो जिप्सम पूछा है, तो जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2s2। यहाँ पे सम दिया हुआ है तो सम संख्या यहाँ पे 2 दिया है, इससे पहचान सकते हैं कि 2s2 है, यानी कि 2s2 लगा रहेगा, यानी कि यहाँ पे 2 है जो सम संख्या है, इसलिए सम से आप इसको करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने से कौन सी गैस निकलती है। तो मैं आपको बता दूं कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल किसी भी अम्ल से करते हैं तो H2 गैस मुक्त होती है, यानी कि जिंक और प्लस H2SO4, अगर इसे आप रिलेशन करवाते हैं तो आपसे यही बनेगा ZnSO4 बनेगा, और उसके बाद H2 गैस जो होगा वो यहाँ से जो आपका रिलीज होगा, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है, बताइए। वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है। ओम, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर और ओम मीटर दिया हुआ है, तो बताइए इसमें क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ओम मीटर। ओम ऐसे भी लिखा जा सकता है और मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। बस अच्छा चालक, चांदी से बढ़कर कोई अच्छा चालक हो ही नहीं सकता है। चांदी जो है ऊष्मा विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। हाँ, ये भी हम पहले बता चुके हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है इसका यह प्रभाव का जो खोज किसने किया था, तो इसका ऑर्स्टेड ने किया था। किसने किया था आपको, तो ऑर्स्टेड ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। नेक्स्ट जो है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यानी कि मोटर होता है किसको परिवर्तित करता है, यांत्रिक को विद्युत में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो मोटर क्या कर देता है बताइए। मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। मैंने पहले बताया सबसे अधिक क्रियाशील धातु अगर पूछेगा तो पोटेशियम, अगर वो नहीं रहेगा तो सोडियम, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सबसे कम, क्या पूछ रहा है कि सबसे कम कौन सा है। तो सबसे कम इसमें से बताइए कि इसमें से क्या होगा, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा और मैग्नीशियम। तो सबसे कम क्या होगा, लोहा। क्या होगा, लोहा, यानी कि आयरन। नेक्स्ट, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। ये तो बहुत ही ईजी है, 6 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस हम लोग पहुंच गए हैं, और आप बने रहिए और आप करते रहिए, ऑप्शन आप लिखते रहिए। चलिए देखते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंधन कहलाते हैं। देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो एल्केन होंगे, और डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन होगा। सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन, डबल होगा तो ये, और ट्रिपल होगा तो वो एल्काइन कहलाएगा। तो हमारा जो यहाँ से पूछ रहा है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आए। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो एल्काइन कहलाएगा, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पूछा है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा बी वो सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का क्या होता है। एथेनॉल ये एक प्रकार का जो है, एथेनॉल है जो एल्कोहल है। एथेनॉल है जो क्या है आपका, एल्कोहल है। तो एल्कोहल जो होता है आपका OH होता है। क्या होता है, OH। ये जो है आपका एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और ये आपका जो है कीटोन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बस अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है बताइए। द्वार कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, मूल रोम। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से अस्टोमाटा खुलने और बंद होने की क्रिया, द्वार कोशिकाएं कौन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये तो पक्का आपसे एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, इसको टिक कर ही लेंगे। ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं बताइए। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस और नीले। बताइए, बहुत कन्फ्यूजन करने वाला होता है, और ये सूखा सूखा आपको नंबर दे के जाता है। तो ब्रिक कहेगा तो नेफ्रॉन, और यहाँ पे न्यूरॉन दिया है जो हमारा जो माइंड यानी कि ब्रेन से संबंधित होता है, ह्यूमन ब्रेन यानी दिमाग पूछेगा, यानी मस्तिष्क पूछेगा तो न्यूरॉन, और ब्रिक पूछेगा तो नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्सर्जी अंग बताना है, जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो निम्न में से कौन सा है इसमें, वो बताना है। तो जो ब्रिक, ब्रिक को हम लोग किडनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किडनी भी कहते हैं। तो हमारा ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोजन क्या है, आपको बताना है कि एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन है कि मादालिंग हार्मोन है, पाचक रस है, इनमें से सभी। तो एंड्रोजन जो होता है
वो आपका नर्लिंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए इसमें से, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है उपचयन, अपचयन, संचरण, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ए उपचयन। उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और अपचयन को अवकरण कहते हैं, अवकरण भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। जैसे आपको पता है कि पीएच मान सोरेनसन ने दिया था, तो अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 14, तो बताइए इसमें से क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 7 से जो होता है कम होता है। नेक्स्ट, धोने वाला सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है। देखिए इससे तो आपको एग्जाम में अणु सूत्र से 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का देखने को ही मिलेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लेंगे। और मैंने वीडियो भी डाला है उसको 1 या 2 बार आप जरूर एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लेंगे, आज ही देख लीजिएगा। इसमें से जो होगा धोने वाला सोडा, यानी कि इसमें एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पे 10H2 जरूर रहेगा, यानी कि ये हम लोग क्योंकि धोने के लिए हम लोग पानी का यूज़ करते हैं, तो पानी यहाँ पे हमारा वाटर है, और वाटर कितना चाहिए, ज़्यादा चाहिए, यानी कम से कम 10 बाल्टी चाहिए, तो 10 यहाँ पे है और ये होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा ये सही है। आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे भी करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल क्या होता है। यदि मधुमक्खी के जो डंक होता है उसमें क्या पाया जाता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो उसके अम्ल में जो होता है मेथेनोइक अम्ल होता है, इसी को हम लोग बोलचाल के भाषा में, यानी कि इसका जो कॉमन नेम होता है फार्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फार्मिक अम्ल। आपसे मधुमक्खी पूछे, बिच्छू का डंक पूछे, लाल चिट्टी में पूछे, तो यही होगा उसका आंसर फार्मिक एसिड होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयोडीन की कमी से जो होती है हमें घेंघा रोग होती है। क्या होती है, घेंघा, इसलिए हमें आयोडीनीकृत नमक खाने की सलाह दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। यानी पिट्यूटरी ग्रंथ को तो हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो कह रहा है कि इनमें से निकलने वाला कौन सा हार्मोन है, तो बताइए कि कौन सा हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन, इससे क्या होगा, वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी, तो बताइए किससे के द्वारा होता है। तो अमीबा जो होता है विखंडन के द्वारा क्या होता है, अपना अलैंगिक जनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 18, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो बताइए कि फूल का कौन सा भाग जो होगा फल में, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय और बीजांड। तो फूल का जो होगा पुंकेसर, यानी कि ए जो होगा वो फल में बदल जाता है। तो इस तरह से हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो आपने देख लिया, और ये एग्जाम में आपके सीधे सीधे, अगर आपने अधिक किया तो आपका एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन लड़ जाएंगे। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने कितने आंसर आपने सही किए और कितना आपने गलत किया। इसका मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देंगे। और ये वीडियो कैसा रहा इसलिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और अगर ऐसे वीडियो आगे भी ज़रूरत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप हमें बताइए कि और आपको ऐसा वीडियो डाला जाए तो आपको हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।